इस प्रेजेंटेशन में हम सैम्पलिंग मेथड्स और सैम्पलिंग टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं जो सैम्पलिंग में यूज़ होती हैं। सैम्पलिंग प्रोसेस में हम जिन टर्मिनोलॉजीज़ पे फोकस करते हैं, पहली है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेट हमने करना है, यानी कि अगर पूरे मुल्क की हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पूरा मुल्क पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी कहा जाता है अगर हम एक रिसर्च करें और हम उस रिसर्च को सिर्फ अपने मुल्क में कंडक्ट करके ओवरऑल रिजल्ट निकाल के उसे पूरी दुनिया पे जनरलाइज कर दें कि हाँ जी दुनिया में इतनी रेशियो के बंदे ये करते होंगे। तो पॉपुलेशन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पीपल होता है। और सैंपल क्या है, हमारे पास सैंपल पॉपुलेशन का एक छोटा ग्रुप है जो हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया के लोगों से जाके सर्वे नहीं कर सकते, क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तो हम फॉर एग्जांपल एक एक मुल्क से एक एक बंदा मैं उठा लेती हूँ, तो वो हर मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हर मुल्क का एक सैंपल मैंने ले लिया। सैम्पलिंग वो प्रोसेस है, हमारे पास सैम्पलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन में से एक उसका रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। मतलब पॉपुलेशन में से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे, डिफरेंट सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सैम्पलिंग। अब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन और सैंपल में। पॉपुलेशन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम, ऑब्जेक्ट्स या पीपल है। टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास ये है कि जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, और सैंपल हमारे पास वो है जो हम टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल्स ले के जिन्हें पढ़ के उसके बाद स्टडीज़ के रिजल्ट को टारगेट पॉपुलेशन को जनरलाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरी रिसर्च का टॉपिक है पाकिस्तान में सुसाइड लेवल क्या है। तो अब पॉपुलेशन इंसानों में ही मैं देखूंगी, जाहिर सी बात है। तो पॉपुलेशन क्या है, सारी दुनिया के इंसान। मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान इसमें स्पेसिफाई कर दिया, तो मेरी टारगेट पॉपुलेशन पाकिस्तान के लोग हैं। अब मैं हर एक से तो जाके नहीं पूछ सकती कि आपको सुसाइडल आइडिएशन वगैरह आती हैं कि नहीं, तो मैं सैंपल लूँगी। या तो हर शहर से एक बंदा ले लूँगी, मतलब कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक में अपनी मर्ज़ी की यूज़ करूँगी, वो सैंपल लूँगी। वो सैंपल रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने ग्रुप्स को, और फिर उस पे मैं अपनी रिसर्च या सर्वेस कंडक्ट करने के बाद कंक्लूजन को जनरलाइज कर दूँगी। यानी कि हर शहर से कुछ कुछ लोग लेके मैं उनसे अपने रिसर्च क्वेश्चंस कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान के लिए ओवरऑल उस रिसर्च का कंक्लूजन दे देती हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नीड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले तो ये कि हम बड़ी से बड़ी पॉपुलेशंस को आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, हमारी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगती हैं, और कुछ लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज होती भी नहीं है। तो ये लार्जर पॉपुलेशंस को आसानी से पढ़ने में हमारी मदद करता है, स्टडी करने में, उन पर रिसर्च करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारा टाइम बचाता है, पैसे बचाता है और एनर्जी भी बचाता है। और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब डेटा अनलिमिटेड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डेटा है, पूरे मुल्क की बात हो रही है, तो पूरे मुल्क का डेटा मुझे कलेक्ट करते करते अच्छा खासा टाइम लगेगा, मेरी अच्छी खासी रिसोर्सेज यूज़ होंगी। और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब परसेंट्स में एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, यानी कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स ना चाहिए हों। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम अगर एरर्स कर भी लेते हैं तो वो काबिल बर्दाश्त हों, ये उन रिसर्च में यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के क्या क्या हमारे पास फ़ायदे हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकल एडवांटेज ये है इसका हमें कि सैंपल अगर हम बड़ी पॉपुलेशन का ले लेते हैं ना, तो उससे हमारी रिसोर्सेज, हमारे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन पे रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा पैसे और रिसोर्सेज लगती हैं। अगला है कि ये स्पीड इंक्रीज़ करती है, डेटा कलेक्शन की भी, डेटा एनालिसिस की भी और डेटा इंटरप्रिटेशन की भी। जब हम छोटा सैंपल ले लेंगे बड़ी पॉपुलेशन का, फॉर एग्जांपल 1000 में से सिर्फ 100 लोगों पे हम रिसर्च करें, तो हमारी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। 1000 लोगों पे करने लगेंगे तो सही सी बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग है। उसके बाद ये लिमिटेड एरिया ऑफ कवरेज जो है ना, उसमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर 100 लोगों तक या चलो 1000 लोगों तक मैं ये सैम्पलिंग मेथड टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ ना, तो ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद इससे हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो वैलिड भी आता है और रिलायबल भी आता है। अगर हमने सैम्पलिंग अच्छे से की है तो हमारा जो रिसर्च है, रिसर्च का रिज़ल्ट है वो ज़्यादा वैलिड होगा। सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम सिलेक्शन करते वक्त कोई गलती कर देते हैं तो उससे रिजल्ट्स इनकरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं चुनते वक्त एक शहर से कम और दूसरे से ज़्यादा लेती हूँ, और दोनों शहरों को आपस में कंपेयर करके रिज़ल्ट भी गलत दे देती हूँ, तो वो सारी की सारी मेरी रिसर्च जो है वो डिक्लाइन की जा सकती है, डिसअप्रूव की जा सकती है।
उसके बाद ये मुश्किल होता है कई दफ़ा कि हम कौन कौन से सैंपल को उठाएं। जैसे कि कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जिनमें हमें सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को उठाना होता है, तो उन लोगों को चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और रिसर्चर को ना नॉलेज टेक्निक्स इन टेक्निक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इन टेक्निक्स का हर तरीका उसे आना चाहिए, सैम्पलिंग टेक्निक्स का। इसके साथ साथ अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा छोटी हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम ग्रुप बनाएं। अगर पॉपुलेशन पूरी की पूरी है ही 50 लोगों की, तो हम कितना सैंपल लेंगे, 5 लोगों का, 10 लोगों का। अगर 10 लोगों पे मैं कोई सर्वे कर रही हूँ तो मैं कैसे उस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकती हूँ ओवर सारी पॉपुलेशन पे। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल आ जाती हैं, यानी कि एक अच्छे सैंपल में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। पहले तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होता है, मतलब पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए इक्वली। उसके बाद फ्री फ्रॉम एरर ड्यू टू बाइस, किसी किस्म का बाइसेस नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं अपनी मर्जी की बिना पर एक शहर से कम दूसरे शहर से ज़्यादा लोग ले लूँ, तो इस किस्म की कोई बाइसेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साइज़ जो है ना वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब इतना साइज़ होना चाहिए हमारे सैंपल का हर सिटी से जितना हम आसानी से स्टडी भी कर सकें और जितना हम फिर टारगेट पॉपुलेशन पे जनरलाइज भी कर सकें, मतलब जिसकी स्टडीज़ प्रिसाइज हों। इसके साथ साथ वो सैम्पलिंग एरर से ना बिल्कुल दूर होना चाहिए। मतलब सैम्पलिंग में हमसे क्या एरर हो सकता है, हम एज लिमिट अगर हमने रखी हुई तो हम गलती से उस एज लिमिट के बाहर वाले लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें प्रिसाइज सैंपल लेना चाहिए ताकि हमारा रिज़ल्ट उतना ही एक्यूरेट हो, इससे हमारी आसानी होगी। फिर हमारे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की दो टाइप्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो है जिसमें हर पॉपुलेशन का जो हर मेंबर है ना, उसमें से किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। हर मेंबर के पास ये चांस होता है कि उसे सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में एक मेंबर ख़ास किस्म का मेंबर होता है जिसे चूज़ किया जाता है, रैंडमली चूज़ किया जाता है, लेकिन वो हमने उन जिन्हें चूज़ करना होता है ना उनके लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ होता है, और वो हमारी पर्सनली चूज़न क्राइटेरिया होता है कि हमने किस क्राइटेरिया के मुताबिक लोगों को चूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी में इक्वालिटी है, इक्वल बेसिस पे किसी को भी चूज़ किया जा सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में एक सेट क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक कुछ लोगों को हमने चूज़ करना है अपनी रिसर्च के लिए। अब हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। पहली है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, मतलब उस पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं उन्हें इक्वली समझा जाता है और उनके पास इक्वल चांस होता है कि उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है जिसमें 100 लोग हैं, तो हर बंदे के पास 1% चांस है कि उसे सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि उन 100 लोगों को मैं रैंडमली उनके नाम की पर्चियाँ डाल लेती हूँ और एक कोई पर्ची उठा लेती हूँ। मतलब अगर मैंने 10 उठानी है, कोई 10 उठा लूँगी, तो जब मैं उठा रही हूँ पर्चियाँ तो हर पर्ची के पास चांस है कि मैं उसे उठा सकती हूँ, इक्वली चांस था। जैसे कि इस फिगर में बताया गया है कि इन सारे जो बंदे हैं इनके दरमियान कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप से नहीं है, बस ऐसे ही रैंडम बेसिस पे इन्हें उठा लिया गया। तो अब इन्हें चूज़ करने से पहले ये सब जो थे इनके पास इक्वल था, इन्हें मतलब पर्सनली किसी क्राइटेरिया की वजह से नहीं चूज़ किया गया, इन्हें रैंडमली चूज़ किया गया। ना ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप से है, ना इनकी कोई स्पेसिफिक एज लिमिट है, कोई भी स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। नंबर 2 हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है ना उसे डिवाइड किया जाता है सब पॉपुलेशन में, छोटे ग्रुप्स में, जिन्हें स्ट्रेटा या स्ट्रेटम कहा जाता है, और फिर उन छोटे ग्रुप्स में से हम सैंपल चूज़ करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले एडल्ट्स को चूज़ किया, ये हमारे पास पॉपुलेशन है, हमने एक रिसर्च एडल्ट्स पे करनी है, एडल्ट्स हमारी पॉपुलेशन हो गए। अब उन एडल्ट्स में हम एज की बेसिस पे सब ग्रुप्स बना देंगे, तो वो स्ट्रेटा हैं, like 18 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 and 60 above। तो ये सारे हमारे पास सब ग्रुप्स हैं, पॉपुलेशन है एडल्ट्स की और आगे सब ग्रुप्स हैं। अब इस हर ग्रुप में से मैं 10-10 बंदे निकाल लूँगी, तो इस सैम्पलिंग को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें भी हर किसी के पास इक्वली चांस है सिलेक्ट होने का। जैसे कि इस फिगर में हमारे पास रैंडम पॉपुलेशन है, रैंडम पॉपुलेशन में ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रे कलर के लोग मिक्स हैं, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई। अब इनमें से हमने हर ग्रुप
हर कलर के ग्रुप को अलग अलग करके सब ग्रुप्स बना लिए हैं पॉपुलेशन के, सब पॉपुलेशन यानी कि स्ट्रेटा बना लिए, ठीक। अब स्ट्रेटा को हमने कैसे बनाया है, हर कलर के लोगों को अलग करके स्ट्रेटास बना दिए, सब ग्रुप्स बना दिए। अब इन ग्रुप्स में से हम रेंडम हर ग्रुप में से 4-4 लोग उठा लेंगे, तो इन सब के पास इक्वली चांस था कि हम इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस सैम्पलिंग को हमारे पास कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। थर्ड हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर जो हैं वो अपने सैम्पल के मेंबर्स जो सिलेक्ट करते हैं वो पॉपुलेशन में से रेगुलर इंटरवल्स पे सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है क्या नाम है 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों में से हर 15वां बंदा मैं उठा रही हूँ अपने सैंपल के तौर पर। तो रेगुलर इंटरवल है, हर बंदे के पास इक्वल चांस था, मेरी मर्जी में कोई भी नंबर ले लूँ, 4 हर चौथे नंबर को सिलेक्ट कर लूँ, 5 हर पाँचवें बंदे को सिलेक्ट कर लूँ, 6 हर छठे बंदे को सिलेक्ट कर लूँ, तो हर किसी के पास इक्वल चांसेस हैं। जैसे कि इस फिगर में बताया गया, पहले हमने नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, नंबर 2 के बाद हर 2 पर्सन्स के बाद थर्ड पर्सन को हमने यूज़ किया है। तो इसमें क्या है, एवरी थर्ड पर्सन, पहला नंबर 2 अपनी मर्ज़ी से हमने सेलेक्ट कर लिया पॉइंट पहला वाला, उसके बाद हर तीसरे बंदे को हमने सैंपल लेना शुरू कर दिया। 12 लोग थे टोटल, 12 लोगों में से पहला मैंने 2 अपनी मर्ज़ी से चुने, और उसके बाद हर तीसरे बंदे को मैंने एज ए सैंपल सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर हमारे पास आ जाती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हमारे पास ये होता है कि जो पॉपुलेशन है उसे डिवाइड किया जाता है क्लस्टर्स में, गुच्छों में, मतलब किसी स्पेसिफिक बेसिस पे नहीं, बस ऐसे ही गुच्छों में उसे डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद उनमें से जो है कोई ना कोई चुन लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने करनी है हरीपुर पे, हरीपुर को भी निकाल देते हैं, मैंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे कोई रिसर्च करनी है, तो मैं डिफरेंट क्लस्टर्स बना दूंगी, हरीपुर की यूनिवर्सिटीज़ अलग कर दूंगी, डिस्ट्रिक्ट्स अलग कर दूंगी, स्कूल्स अलग कर दूंगी, कॉलेजेस अलग कर दूंगी, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी क्लस्टर्स बना लिए मैंने। इसमें हर बंदे के पास इक्वल चांस है। अब उस हर क्लस्टर में से मैं कुछ कुछ लोगों को चुन के उन पे रिसर्च शुरू कर दूंगी। तो ये जो सारी रिसर्चेस थी, इन सब में हर बंदे के पास इक्वल चांस था, मैंने अपनी मर्जी से उनमें से उस बंदे को चुन लिया। जैसे इस फिगर में बता रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन के लोग थे, उन पॉपुलेशंस में से हमने 3 क्लस्टर्स चुन लिए। इन क्लस्टर्स को हमने स्पेसिफाई नहीं किया, कोई हमने इनके लिए स्पेशल क्राइटेरिया नहीं रखा था, बस रैंडम बेसिस पे इन क्लस्टर्स को हमने चुना और इन्हें अपना सैंपल चुन लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स। नॉन प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग टाइप्स क्या हैं, कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा एंड स्नोबॉल। कन्वीनियंस सैम्पलिंग हमारे पास वो मेथड है जहाँ पे रिसर्चर्स जो हैं वो ग्रेट पूल ऑफ रिस्पोंडेंट्स में जाते हैं और वहीं पे जाके उन्हीं को अपना सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी फैक्ट्री के कोई एडवर्टाइजिंग पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊँगी जहाँ पे कोई मॉल है या कोई इवेंट है, तो वो लोगों का बड़ा सारा पूल है, ग्रेट पूल ऑफ पीपल और रिस्पोंडेंट्स, तो वहीं पे मेरे पैम्फलेट्स मैं उन्हें दे देती हूँ। मेरा सिलेक्ट किया हुआ सैंपल क्या होगा, मैं वो लोग, या फिर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, मैं यूनिवर्सिटी के कैफ़े में चली जाती हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, ज़्यादा सारे लोग जहाँ पे हैं वहीं पे अपनी रिसर्च करने के लिए आप चले जाओ, उन्हीं को अपना सैंपल सेलेक्ट कर लो। जैसे कि फिगर में हमारे पास बताया गया है, द पर्सन इन द ब्लू इज़ अवर रिसर्चर, वो रिसर्चर है, और ये जो बाकी सारे लोग हैं ये उसके सैंपल्स हैं। तो ये ग्रेट पूल ऑफ सैंपल है, मतलब सैंपल सारे इकट्ठे हैं और ये उसी जगह पे खुद क्या है जहाँ पे सैंपल हों ताकि इसकी रिसर्च में से आसानी हो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग में इसे पर्पसिव सैम्पलिंग या अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इस सैम्पलिंग में होता ये है कि जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी मर्जी से जज करते हैं कि उन्हें कौन कौन से सैंपल लेने हैं, वो एक क्राइटेरिया सेट करके उसके बाद लोगों को लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, उसने इन्वेस्टिगेट करना है डिफरेंट स्टूडेंट की स्टडीइंग हैबिट्स, तो वो टीचर क्या करेगा, अपनी मर्जी से अपनी जजमेंट की बेस पे कोई 10 स्टूडेंट ले लेगा जो उसके नज़रिए के मुताबिक क्लास का अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो वो टीचर कुछ बच्चों को उठा लेगा अपनी मर्जी से, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उठाएगा। पर्पसिव सैम्पलिंग में हमारे पास ये जो ब्लैक पीपल्स हैं ये वो हैं जिन्हें हमने या किसी रिसर्चर ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपनी एक्सपर्टीज़ की बिना पर अपने लिए चुना है, अपनी रिसर्च के लिए चुना है सैंपल एज अ सैंपल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोटा सैम्पलिंग।
कोटा सैम्पलिंग हमारे पास वो है जिसमें रिसर्चर्स ने एक फिक्स क्राइटेरिया रखा हुआ होता है, कोटा रखा हुआ होता है, जैसे कि आदतें या क्वालिटीज़ या जेंडर या फिर एज, जिसके मुताबिक वो डिफरेंट ग्रुप्स को या अपने सैंपल्स को चुनते हैं। मिसाल के तौर पर मिड लाइफ वुमेंस फॉर स्पेसिफिक डिजीज़, कोई डिजीज़ है वो मिड लाइफ वुमेंस में हमने पढ़नी है, तो मिड लाइफ वुमेन क्या है, क्राइटेरिया है कि मतलब मिडिल एज में 30 to 45 हम उन वुमेंस को लेंगे। तो ये एक कोटा हमने रखा हुआ है, एक स्पेसिफिक कोटा है जो इस पे उतरेगा, हम उसी को एज अ सैम्पल यूज़ करेंगे। जैसे कि फिगर में दो तीन अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, एडल्ट मेल्स, एडल्ट फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। तो अब ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं, एज की बेसिस पे, तो इसे हम कहेंगे कोटा सैम्पलिंग। अब हमारे पास आ जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग हमारे पास वो सैम्पलिंग है जिसमें प्राइमरी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, यानी कि वो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स जो पहले रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सैंपल जिसे हम पहले यूज़ करेंगे, उसी की हेल्प से हम अपनी रिसर्च में मज़ीद पार्टिसिपेंट्स को भी ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पढ़ना है लीडरशिप पैटर्न, तो मैं पाकिस्तान के लोगों से जाके पूछती हूँ कौन सा लीडर है आपकी नज़रों में इन्फ्लुएंशियल है। अब पढ़ना मैंने लीडरशिप पैटर्न है, मेन पार्टिसिपेंट्स मेरे वो लीडर्स हैं, लेकिन उनके लिए मैंने जो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स यूज़ किए हैं वो मुल्क के बाकी लोग हैं। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो किस्म के सैंपल्स हैं, मतलब पहले वाले सैंपल्स से हमने हेल्प ली है और सेकंड सैंपल को रिक्रूट करने के लिए, तो इसे हम कहेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे कि फिगर में बताया गया, जो ब्लू बंदा है ये हमारे पास रिसर्चर है, ग्रीन और ऑरेंज ये वो हैं जिनसे हमने पूछा इनके फेवरेट लीडर्स कौन है, इन्फ्लुएंशियल कौन है, और ये फिर आगे बाकी सारे वो लीडर्स हैं जिनके डिफरेंट लीडरशिप पैटर्न्स हैं जो मैंने स्टडी करने थे।